क्योंकि पैसा कमाना आसान है, बट उस पैसे को मैनेज करना, सेव करना, इन्वेस्ट करना इज वेरी टफ। जो हमें क्या सिखाती है? फाइनेंस। अनलेस हम फाइनेंस नहीं सीख पाएंगे ना, हम पैसा कमा लेंगे बट पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारी जनरेशन है, जब भी कोई जॉब लगती है ना, तो पहला चीज आती है, यार मैं स्टॉक खरीदूं, मैं म्यूचुअल फंड्स खरीदूं, SIP। क्यों? लोग ना वेट नहीं करना चाहते 5-6 साल पैसा बनाने, वो चाहते कि 1 साल 2 साल 3 साल में पैसा बनाए, अमीर बने। हमारी जो पुरानी जनरेशन होती थी वो 4-5-6 साल पहले सोचती थी कि यार मुझे 3 साल बाद बाइक लेनी है, 5 साल बाद टीवी लेना है, सेविंग करती थी, सेविंग पैसे जोड़ती थी, 4-5 साल बैंक में पैसे रखती थी, फिर उस सेविंग का एक छोटा सा ब्रेड पीस लेके एक इन्वेस्टमेंट घर के लिए खुशियां लेके आ जाती थी। क्या बात। बट आजकल की जनरेशन क्या कर रही है? इंस्टेंट, दे कैन नॉट वेट। चलो बैंक में लोन ले, टीवी ले ले, बैंक में चलो लोन ले, बाइक ले ले। आरबीआई ने बैंक्स को गाइडलाइन दी है, कोई भी लोन पे लोन के इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता। ओके। बट क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा। ओके। एक मैंने, यानी कि ये लगभग हो गया 54%। हाँ, अराउंड उतना ही हो गया। और कैश विड्रॉल करोगे तभी 36% लगेगा आपको। और क्रेडिट कार्ड से कभी आपने एटीएम से कैश निकाली ना, ठीक है, 36% सरचार्ज है। ओके। तो कभी भी भूल के भी गलती मत करो। आप एक देखोगे ना, एक स्ट्रीट वेंडर, नॉर्मल रेडी वाला भी ना फोन पे लगा रखा हुआ, यूपीआई, यस, ठीक है ना। मतलब इतना ज्यादा बैंक अकाउंट नेसेसरी हो गया। ठीक है। बैंक का जो लंच ब्रेक होता है सर, वो कस्टमर को परेशान करता है, ऐसा क्यों है? सबसे पहले आप बैंक के बाहर जब गेट पे एंट्री करते हो, हर एक बैंक, ABC, कोई भी बैंक, प्राइवेट, नेशनलाइज, ग्रामीण, पहले टाइमिंग लिखी होती है। ओके। 10 to 4, 9 to 3, 11 to 5। उसमें कहीं भी लंच ब्रेक मेंशन नहीं होता, पहले होता था। तो आरबीआई ने लंच ब्रेक का टाइम अगर हटाया है, इसका मतलब बैंक्स शुड प्रोवाइड डिसकंटिन्यूड सर्विस टू द कस्टमर्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, अगर पैसे की जानकारी चाहते हो, खुद को अच्छे से इन्वेस्टर या कह सकता हूँ एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि पैसे की जानकारी मतलब सबसे बड़ी जानकारी। तो आज मैं मिलाऊंगा आपको बिशल सर से, तो आज इनसे हम मैक्सिमम क्लैरिफिकेशन लेंगे अबाउट फाइनेंस। सर क्या हाल चाल है? थैंक यू अच्छी जी, आप बताओ? बहुत बढ़िया सर। और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। और एक और चीज़ जो मैं लास्ट में बोलना चाहता था, बट फर्स्ट में बोल देते हैं। ओके। मैं आपको बड़ी पहले से जानता हूँ एंड आई नो कि बड़ा स्ट्रगल था लाइफ में। थैंक यू। आज आप यहाँ पहुँचे हो, जिस जगह पे पहुँचे हो, चैनल बनाया, वीडियोस की, एक बुक लिखी आपने, थैंक यू। आपने वो भी पढ़ी आपकी, मतलब एक यू आर ए सेल्फ मेड पर्सन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं बस इतना बोलूँगा, इट्स जस्ट द बिगनिंग फॉर यू। थैंक यू। अभी बड़ा सफ़र बाकी है, करेंगे अच्छे से। क्या बात है। और मैं आप सबको बता दूं, इस वीडियो के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए मैंने इन्हीं को क्यों चुना, क्योंकि कहते हैं ना, बैंक में या किसी भी फील्ड में जिसके पास नॉलेज है वो कैपेबल नहीं है, जिसके पास बोलने की पावर है ना वो कैपेबल है। तो इसलिए मेरे को लगा कि आप ही इसके लिए सबसे बेस्ट हैं। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो मुझे सबसे पहले एक ही बात जाननी है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बड़ा पॉइंट है लेकिन लोग इस पे काम नहीं कर रहे। आप डिटेल में बताइए क्या चीज़ है, ताकि लोगों को पता चले। देखो सर, एक चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ओके। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल, आपने 1 लाख रुपया दिया, 6% ब्याज है, 12 महीने के लिए, आपको साल में कितना मिलेगा? 6,000 रुपया। अगले साल कितना मिलेगा? 6,000 रुपया। कंपाउंड क्या है? उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ओके। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेके चले अगर, तो एक चेस बॉक्स होती है, ठीक है, उसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं? 64। या अगर आप एक पे 1 राइस का दाना रख लो, ठीक है, दूसरे पे 2 रख लो, तीसरे पे 4 दाने, ओके, चौथे पे 8 दाने, 8 दाने, तो टोटल कितने होंगे? ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, मेरे ख्याल से 10 लाख, थोड़ा सा करोड़, और 10 करोड़। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी 18 जीरोस आते हैं इसमें।
18 जीरो, 1 करोड़ में 7 जीरो या तो इसमें 18 जीरो आएंगे, ओके, जो कि नंबर हम बोल भी नहीं सकते यहाँ पे। इतनी कैलकुलेशन किसको आती है? 18 जीरो में कितनी कैलकुलेशन होगी? बिल्कुल, नो वन कैन एवर कैलकुलेट इट। तो दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंड आपके पैसे को 10 टाइम्स 20 टाइम्स 1000 टाइम्स कर देगा। ओके, दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जो कि फॉर एग्जांपल बैंक में हम एक एग्जांपल लेके कोट करते हैं। एक बंदा आया, ठीक है, उसने हमारे बैंक में 1 करोड़ रुपये रखा, ओके, और दूसरा बंदा है उसने भी 1 करोड़ रुपये रखा। ओके, एक ने हमसे 1 करोड़ रुपये लोन लिया, ओके, दूसरे ने हमने 1 करोड़ हमें इन्वेस्टमेंट के लिए दिया। ओके, वो अगर दोनों में 6% इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, 30 साल के लिए रखा, ठीक है, जो वो लोन देगा ना, उसको 30 साल के बाद 6% पे 1 करोड़ पे कितना पैसा देना पड़ेगा? 2 करोड़ 15 लाख। उसने लिया 1 करोड़ था, ठीक है, वापिस उसने कितना किया? 2 करोड़ 15 लाख। और जिसने इन्वेस्टमेंट किया ना, ठीक है, 30 साल के लिए 6% पे, ओके, उसको कितना मिलेगा? 5 करोड़ 75 लाख रुपए। ओके, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। ओके, 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 तो लोग ये समझे ना कंपाउंड कैसे होता है। ठीक है, पैसे को कंपाउंड करो, बंदे अमीर हो गए। क्या बात है, ये बहुत ही ज़्यादा गहरी, और मैं बता रहा हूँ ना, लोग यूज़ नहीं कर रहे इन चीज़ों का। ऑब्वियसली इसी से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, जो मुझे नहीं लगता उसमें हमने फाइनेंस कभी पढ़ी। मैंने 12th तक एजुकेशन ली है, उसके बाद मैं डिफरेंट फील्ड में एजुकेट हुआ हूँ, लेकिन मैंने 12th तक किसी भी टीचर से ये नहीं पढ़ा कि अपने 100 रुपये को 1000 रुपये में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या 1000 रुपये को अपने पास बचाकर पूरे महीने 1000 कैसे बनाए रखते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जितने भी बच्चा पढ़ रहा है उसको क्या अडॉप्ट करना चाहिए कि वो फाइनेंस को सीख ले। देखो सर, इसमें ये चीज़ है, पैसा, मनी। ओके, मनी है क्या? एक ग्लू है। जो आपने बोला फाइनेंस तो वाइटल रोल है हमारी जिंदगी का। ओके, क्योंकि मनी एक ऐसा ग्लू है ना जो पूरी फैमिली को इकट्ठा रखती है। ओके, पैसा नहीं होगा, रिश्ते टूटते हैं, रिलेशनशिप टूट जाते हैं। पैसा आपको पीस ऑफ माइंड देगा, ठीक है, आपको फाइनेंशियली हेल्थी रखेगा, ठीक है, आपको वेल्दी रखेगा, आप सही राह पे चलोगे। और इस पैसे को मैनेज करना क्या है? फाइनेंस है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों पे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? कल वो कमाएगा, ओके, कल वो कमाएगा, पैसा लाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम ग्रो करेगा, घर का, सोसाइटी का, शहर का, फिर देश का, फिर ग्लोब का। तो जब वो बंदा फाइनेंस सीखेगा ही नहीं, वो ना अपना लाइफ चला पाएगा, ना अपनी फैमिली रख पाएगा। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, बट उस पैसे को मैनेज करना, सेव करना, इन्वेस्ट करना इज वेरी टफ। जो हमें क्या सिखाती है? फाइनेंस। अनलेस हम फाइनेंस नहीं सीख पाएंगे ना, हम पैसा कमा लेंगे बट पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे, और पैसा सेव नहीं होगा, फैमिली रन नहीं कर पाएंगे। फैमिली रन नहीं कर पाए, रिलेशनशिप खराब होंगे, फैमिली टूटेगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि फाइनेंस सीखो और जिंदगी के हर एक सफर में आप एक्सेल करो। क्या बात है। और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें कि अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लो उसको बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आती, अभी जैसे आपने बताया कंपाउंड में इतना 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 है ना, मैं आज की डेट में अगर कहीं भी मान लो 1 लाख रुपए है मेरे पास और उसको मैं बैंक में डालता हूँ, तो 3-4 ज़रिए होते हैं, या तो मैं उसको सेविंग में डाल दूँ, एफडी करा दूँ, या फिर आपके पास अभी न्यू सिस्टम आया तो म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है। आप मेरे को बताइए किस में डालकर वो पैसा सही रूप में इन्वेस्ट हो रहा है? देखो सर, आज से ना हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो ऊपर वाली जनरेशन है, वो पैसा किस में डालती थी? एफडीज में। हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट में। ओके, एफडीज क्या होती है? एफडी एक फिक्स डिपॉजिट है, ओके, जिसने टाइम टेस्ट किया हुआ है, ओके, जो पूरे 50-60 साल से पास होके इन्वेस्टमेंट आई हुई है, ठीक है, एक गारंटीड रिटर्न है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स तो बोलते थे भाई जो भी है, आप 20,000 कमाते थे, बैंक में पैसा डालते थे, ठीक है, तो हर महीने उस 20,000 में से 7-8 हज़ार रुपया आपका रेंट, आपका ट्रैवल, आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, आपका फूड का खर्चा सब निकाल के फिर भी 5-7 हज़ार रुपये सेव करके बैंक में रखते थे। ओके। और कुछ भी चीज़ लेनी होती थी ना, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, 4-5 साल पहले प्लान करते थे और उसके लिए सेविंग निकाल के रखते थे। ठीक है। बट
आज आप बोल रहे हो कि हम वो 1 लाख को ग्रो कैसे करें। 2 सिनेरियोस हैं। ठीक है। हमारी ऊपर वाली जनरेशन थी, वो करती थी एफडीज में। ओके। क्योंकि दे आर प्रीटी श्योर कि यार हमें गारंटेड रिटर्न्स चाहिए। वो हायर रिटर्न्स के लिए भागते नहीं थे। ओके। आपने सुना होगा 2009 में ग्लोबल रिसेशन आया, ऑल ओवर द वर्ल्ड करेंसी गिरी, रिसेशन आया, एम्प्लॉयमेंट गई, इंडिया को फर्क नहीं पड़ा। क्यों? इंडिया में जो भी पैसा था वो एफडीज में था। एफडीज में गारंटेड रिटर्न था। बाकी मार्केट थी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, उसमें पैसा ग्रो कर रहा था। लोगों ने कमाना सीख लिया था, तो लोग कमा रहे थे, पैसा गिर गया, कुछ बचा नहीं जितना कमाया था। बट इंडिया सरवाइव किया ड्यू टू एफडीज। बट आज जब जनरेशन में ना, हमारी जनरेशन है, जब भी कोई जॉब लगती है ना, तो पहला चीज आती है यार मैं स्टॉक खरीदूं, मैं म्यूचुअल फंड्स खरीदूं। SIP क्यों? लोग ना वेट नहीं करना चाहते 5-6 साल पैसा बनाने, वो चाहते कि 1 साल 2 साल 3 साल में पैसा बनाए, अमीर बने। बट आज से ना 3-4 साल में पैसा बना है। मैं नहीं बोलता नहीं बना है, स्टॉक मार्केट्स में पैसा 10 गुना बना हुआ है। बट वो क्यों बना? इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ 5 या 6 महीने में मार्केट गिरेगी, ब्लूम आएगा। 2025 है ना, मार्केट गिरेगी इसके लास्ट में, पैसा डूबेगा। तो हम एक मिडल पाथ चले ना। अगर हमारे पास 10 लाख रुपया है ना, मैं चाहता हूँ 6 लाख रुपया आप एफडीज में रखो फॉर गारंटेड रिटर्न्स, 4 लाख रुपया आप म्यूचुअल फंड में डालो फॉर रिस्क, इफ यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग द रिस्क। देखो क्या चीज होती है कि स्टॉक मार्केट्स ग्रो कर रही हैं, बट पैसा आपने जो बोला कैसे बनाए, पैसा बनाने के लिए 3 चीज चाहिए। एक, यू शुड बी स्मार्ट। ओके। सेकंड, यू शुड हैव पेशेंस होना चाहिए। थर्ड, ठीक है। लक फैक्टर। अच्छा। ठीक है। मार्केट है, चल रही है, तो आप पैसा बना रहे हो। ठीक है। लोग सोच रहे हैं हम स्मार्ट है, पैसा बन रहा है 4 साल से 5 साल से। आपने एफडी की बात करी। एफडी में एक पॉइंट आता है, आपने कहा कि बहुत सारे लोग उससे सेव हो गए थे हमारे इंडिया में। अच्छा, मैंने एक लाइन सुनी थी, शायद मैं रील देखता हूँ ज़्यादा, तो उसमें लाइन सुनी थी, बिजनेस रील्स में बहुत देखता हूँ, उसमें बता रहे थे वो कि एफडी अगर आपकी रिसेशन भी आ गया तब भी आरबीआई आपको अराउंड 5 लाख रुपीज़ देती है। ये आप चीज़ सुनी थी, ये चीज़ आई थी 2 साल पहले। ओके। जब यस बैंक का आपने नाम सुना था? हाँ। यस बैंक डिफॉल्ट हुआ था। हाँ, मैंने उसके स्टॉक खरीदे थे, गिरा था और 0 लोगों ने पैसा उसमें डाला था, लोगों को पैसा मिला नहीं था। हाँ। कि बैंक गिर गया था, डिपॉजिट वापस नहीं मिल रहा था लोगों को, जो अपना पैसा भी था। तो उस टाइम आरबीआई ने ये रूल डाला कि बैंक में कोई भी बैंक अगर डूबता है, डिफॉल्ट होता है, ठीक है, तो आरबीआई उसको मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम 5 लाख रुपए देगी। अगर उसमें 10 लाख का एफडी भी है तो भी 5 लाख मिलेगा। 5 लाख का एफडी है तो 5 लाख मिलेगा। 1 लाख का एफडी है तो 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है। तो ये गारंटेड आरबीआई ने दिया हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई हमारे इन्वेस्टर्स या हमारे जो भी लोग देख रहे हैं, अगर कोई बोलते ना कोई बैंक उनको 11% दे रहा है, कोई 9% दे रहा है, कोई 7% दे रहा है, आप डालो पैसा 11% में भी डालो, बट 5 लाख रुपए डालो। 5-6 बैंक में 5-5 लाख रुपए डालो। कि अगर कोई 1-2 बैंक गिर भी गया तो आपका 5 लाख सेव है। यानी कि ये रियलिटी है। ये रियलिटी, ये आरबीआई ने गाइडलाइन निकाली हुई है कि अगर बैंक डूबता भी है तो बैंक, आरबीआई उस बैंक के कस्टमर्स को मैक्सिमम 5 लाख रुपया रिटर्न देगी। वो आरबीआई ने पैसा बैंक से डिपॉजिट अपने पास रखा होता है। ओके। यानी कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी में तो आप सेफ हैं, एज कम्पेयर टू ये जो हमारे स्टॉक मार्केटिंग। मैंने आपको बोला ना कि स्टॉक चढ़ते हैं, गिरते भी हैं, आपको पेशेंस चाहिए। बट एफडीज ने एक टाइम टेस्ट पास किया हुआ 40-50 साल का, गारंटेड रिटर्न है। 7% है तो 7% मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज्यादा, तो आपको पैसा मिलेगा। क्या बात है। अच्छा, बहुत सारे बिजनेसमैन के मुंह से मैं ये बात सुनता हूँ कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो खुद के पैसे से मत करो। अगर आपके पास है तो डिफरेंट बात है, लेकिन आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट है तो उस अमाउंट को सीधे बिजनेस में मत डालो, क्योंकि लॉस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आप उसके बजाय लोन उठाओ और वहाँ से बिजनेस स्टार्ट करो। लेकिन आम व्यक्ति की अगर मैं बात करता हूँ, मिडिल क्लास की बात करता हूँ, तो लोन किस पे लिए जाते हैं? होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, इस तरीके पर्सनल लोन। तो आप मेरे को बताओ लोन की सही टर्म और सही डायरेक्शन क्या है? देखो, लोन ना
मैंने जहाँ तक पढ़ा हुआ है ना, लोन 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। एक लोन होता है जो आपका असेट बनाता है। ठीक है। एक लोन होता है जो आपके लिए लाइबिलिटी क्रिएट करता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लिया, आपने लोन पे गाड़ी ले ली। ओके। गाड़ी खर्चा मांगेगी, इंश्योरेंस मांगेगी हर साल, मेंटेनेंस चार्जेस है, फ्यूल चार्जेस है, तो आपके पैसे डेप्रिशिएट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अनलेस आप उसको उबर या ओला में नहीं लगा रहे हो, वो कमा के आपको नहीं दे रही है। अब पर्सनल गाड़ी है तो आपका पैसा खाएगी। तो आपने लोन लेके एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली अपने लिए। वही अगर ऑन द अदर हैंड एक और चीज, लोग पर्सनल लोन लेते हैं ना, पर्सनल लोन के लिए क्या लिया, फ्रिज ले लिया, टीवी ले लिया। यस। क्यों? क्योंकि हमारी जो पुरानी जनरेशन होती थी वो 4, 5, 6 साल पहले सोचती थी कि यार मुझे 3 साल बाद बाइक लेनी है, यस, 5 साल बाद टीवी लेना है। सेविंग करती थी, सेविंग पैसे जोड़ती थी, 4-5 साल बैंक में पैसे रखती थी, फिर उस सेविंग का एक छोटा सा ब्रेड पीस लेके एक इन्वेस्टमेंट घर के लिए खुशियां लेके आ जाती थी। क्या बात। बट आजकल की जनरेशन क्या कर रही है, इंस्टेंट, दे कैन नॉट वेट। चलो बैंक में लोन ले, टीवी ले ले, बैंक में चलो लोन ले, बाइक ले ले। तो वो अपने लिए एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। यस। वो पैसे को कमा रहे नहीं है, वो उल्टा बैंक को इंटरेस्ट देके अपना पैसा डेप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एक लोन ऐसा है जो आपके लिए असेट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने बड़े बड़े लोग हैं, अदानी, अंबानी, क्या वो अपने पैसे से इतने अमीर बन गए क्या? नहीं, बिल्कुल। हजारों करोड़ों के लोन उन्होंने बैंक से लिए। यस। तो दे ग्रो विद द बैंक। उन्होंने बैंक के पैसे को, लोन को अपना असेट बनाया। यस। उससे रियल एस्टेट में आए, उससे बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस से उनको इनकम जनरेट हुई। अगर बिजनेस में उन्होंने मिनिमम से मिनिमम 15 से 20% कमाया, बैंक को तो उन्होंने 9% दिया, 11% तो उन्होंने उसी बैंक के पैसे को खुद कमाया थ्रू देयर स्मार्ट वर्क। हम एक बात देखते हैं, आज से 50 साल पहले अमीर कौन था? जिसके पास जमीन थी। बिल्कुल भाई, लैंडलॉर्ड, जमींदार। हाँ, जमींदार, बड़े बड़े, है ना, जमीन वाले लोग अमीर। बिल्कुल। आज से 50 साल पहले बाद अमीर कौन होगा? यस, ये कोट सुना है मैंने कि जिसके पास जमीन होगी। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ। लोगों को घर डालने के लिए जमीन नहीं मिल रही। यस। पहले लोगों के पास खेत होते थे, लोगों को घर डालो, कहीं भी डालना। आजकल दे हैड टू परचेज अ प्लॉट। घर बनाने के लिए भी जगह खरीदनी पड़ रही है। तो आज से 50 साल बाद भी अमीर कौन होगा? जिसके पास प्लॉट होगा। इसलिए लोन लेके आप प्लॉट ले रहे हो, आप घर बना रहे हो, आप असेट क्रिएट कर रहे हो। तो लोन आप असेट क्रिएट करो, ना कि लोन से आप अपने लिए लायबिलिटी बनाओ। ये तो अगर नॉर्मली लोन जो लोग ले रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो बेवकूफ़ हैं। ऑब्वियसली वो अपनी फाइनेंस, जो आपने मेरे को पहला क्वेश्चन पूछा था, फाइनेंस मैनेज नहीं कर पा रहे वो अपना। वो लोन लेके अपनी लग्जरी लाइफ कर रहे हैं, ना कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। तो लोन उनको उनके लॉन्ग रन में उन्हीं को लोन करके उनकी सेविंग उड़ाएगा। बिल्कुल। बोलते हैं ना आजकल, आपने क्रेडिट कार्ड सुना होगा। यस, मैं आने ही वाला था इस पे। क्रेडिट कार्ड तो लोग, आपके पास भी शायद से होगा। हाँ। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है? लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड आपको एक 45 डेज का विंडो देते हैं। ठीक है, कि भाई आपने आज कुछ खर्चा किया, अब 45 डेज तक उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 46th पे आप बिल पेमेंट कर दो। लोग क्या कर रहे हैं, खुल के खर्चा कर रहे हैं कि भाई कोई इंटरेस्ट है नहीं है, ले लो भाई, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो। बट अगर कहीं खुदा ना खास्ता वो 46th डे पे बिल पे ना कर पाए ना, तो उसको वो फर्स्ट डे से उस 45 डेज का इंटरेस्ट पड़ेगा, जो कि है 36% प्लस जीएसटी। ओके। आरबीआई ने बैंक्स को गाइडलाइन दी है, कोई भी लोन पे लोन के इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता। ओके। बट क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा। ओके। एक मैंने, यानी कि ये लगभग हो गया 54%। हाँ, अराउंड उतना ही हो गया। और कैश विड्रॉल करोगे तभी 36% लगेगा आपको। और क्रेडिट कार्ड से कभी आपने एटीएम से कैश निकाली ना, ठीक है, 36% सरचार्ज है। ओके। तो कभी भी भूल के भी गलती मत करो। ठीक है। क्रेडिट कार्ड आप तब यूज करो जब आपको रिवॉर्ड्स, डिस्काउंट या कुछ मिल रहा हो, ना कि लग्जरी लाइफ लेने के लिए। क्रेडिट कार्ड उतना खर्च करो जितना पैसा आपके डेबिट कार्ड पे पड़ा है। ओके। ताकि जितने पैसा आपके जेब में है, आप डेबिट कार्ड समझ के क्रेडिट कार्ड को यूज करो सिर्फ रिवॉर्ड्स लेने के लिए, डिस्काउंट लेने के लिए। क्रेडिट कार्ड को ये मत सोचो कि मैं बिल पे कर दूंगा। एक था ना, एक हमने पढ़ा था
गूगल में मैंने गूगल किया था। ओके। एक 2009 की बात है। ओके। एक बंदे ने क्रेडिट कार्ड लिया था। ठीक है। उसका बिल आउटस्टैंडिंग था 220 रुपये। ओके, 220 रुपये। और जब 2022 में ना वो कोई लोन लेने गया होगा, सिबिल चेक करवाया उसने, तो उसको लोन नहीं मिला, लोन रिजेक्ट हो गया। बोले सिबिल में एक आपका आउटस्टैंडिंग है क्रेडिट कार्ड का, बड़ा पुराना, उसने किसी बैंक का लिया होगा, ABC बैंक करके। तो जब उसने उस बैंक में पता किया, 220 रुपये 2022 में 22 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग बन चुका। अच्छा, यानी कि 220 रुपये पे बैंक ने कितना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कंपाउंड किया। आपको मैंने इन्वेस्टमेंट की कंपाउंडिंग बताई ना, ये लोन की कंपाउंडिंग है। ओके। कि उसका 220 रुपया विद इंटरेस्ट, विद सरचार्ज, विद GST 22 लाख रुपया 2022 में बन चुका था। मतलब इन द स्पैन ऑफ अप्रॉक्स कितना 11 ईयर्स 220 रुपया 22 लाख बन गया। हिसाब लगाओ, ये है क्रेडिट कार्ड। माय गॉड। और ये बेनिफिशियल है कि नहीं है, लेकिन लॉस और आपके बिल्कुल खत्म करने के लिए मैं समझता हूँ इसको कि ये है। ऐसा नहीं। हाँ। बेनिफिट करते हैं अनलेस आप उसको स्मार्टली यूज कर रहे हो, अब्यूज ना करो। देखो लोग ना, एक हमारे कस्टमर थे, उन्होंने एक 20 लाख की गाड़ी ली। कितने की? 20 लाख की गाड़ी 20 लाख की। ओके। तो उन्होंने चेक दिया था। ओके। बाद में उन्होंने चेक कैंसिल करवाया कि मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। ओके। सब डिस्काउंट डाल डोल के ना उन्होंने 10 लाख का लोन करवाया। 10 लाख उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करवा के, ठीक है, उस पे क्रेडिट कार्ड पे ऑफर लिया 1,20,000 रुपए का। ओके। यानी कि वो मतलब जो 20 लाख की गाड़ी थी, 1,20,000 तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे उसको ऑफर मिल गया। ही यूज इट स्मार्टली। तो आप स्मार्टली कोई यूज करोगे ना, वो बेनिफिट्स है। किसी चीज को बिना सोचे यूज करोगे, ऑब्वियसली वो आप ही को हार्म करेगी। सेम एज गोज विद क्रेडिट कार्ड। क्या बात है। यानी कि क्रेडिट कार्ड को डीपली अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो तो मत यूज करो, तो फंस जाओगे। मत यूज करो। सबसे बड़ा आपके लिए मतलब खतरा, बोलते ना यार, आग लाइड़ो पटाखा फट गया ना, वही चीज क्रेडिट कार्ड के साथ है। अगर आपको पता नहीं है ना उसकी कैसे यूज करना है, ठीक है, दूर रहो। उसको उतना ही यूज करो जितना आप डेबिट कार्ड के थ्रू अफोर्ड कर पाओ। ओके। यानी कि अगर आप अपनी ज़रूरत और आपकी विश, नीड एंड विश में अगर क्लैरिफिकेशन नहीं है तो मत ही यूज़ करो, है ना। क्या बात है कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिससे मिडिल क्लास बंदा है ना, जो मैंने देखा है बहुत सारे फंस गए हैं इसके चंगुल में। अच्छा, आपको लगता है कि थोड़ा सा रहम दिल होना चाहिए, मर्सी होनी चाहिए बैंक को या गवर्नमेंट को, जो इस पर से थोड़ा सा कम करे इसको, सिस्टम को? देखो, मर्सी किसके लिए? क्रेडिट कार्ड ओनर्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमने गलती से चलो यूज़ कर लिया। गलती से यूज़ नहीं किया ना आप लोगों ने। हाँ। आपको 45 डेज का स्पैन दिया था ना सोचने के लिए। ओके। आप उस 45 डेज में यूज कर लिया, पेमेंट की। ओके। तो आप एक बार गलती करोगे ना, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है कि आपने अपनी सेकंड गलती से सीखा कुछ नहीं। ओके। जब आप एक बार गलती कर रहे हो, अगली बार मत अफोर्ड करो ना, मत लो। तो इसीलिए हम यही आपको एडवाइस या व्यूअर्स को एडवाइस देंगे कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट उतनी ही करो जितना आप अपने डेबिट कार्ड से अफोर्ड कर सकते हो। इफ यू हैड, आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया है डेबिट कार्ड में, आप क्रेडिट कार्ड की शॉपिंग 10,000 रुपये कर लो। अगर आपके बैंक में 1,000 रुपया है, आप क्रेडिट कार्ड में 20,000 की शॉपिंग करोगे तो वो आपको खाने आएगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। क्या बात है। क्रेडिट कार्ड पे तो मैं मतलब कि मैं चाहूँ अगर पूरा पॉडकास्ट क्रेडिट कार्ड पे कर लूँ ना, तो फिर हमें ना वो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, कर नहीं पाएंगे। अच्छा, मेरे को ये भी जानना है, चलो ये तो क्रेडिट कार्ड है, मिडिल क्लास के लिए ही मैं समझता हूँ कि वो लोग फंस भी जाते हैं एंड इसको समझते हैं कि एक यूजेबल प्रोडक्ट भी है, आप जब मर्जी चाहे अपना यूज़ कर सकते हैं, है ना। मैं जानना चाहता हूँ कि एक नॉन बैंकर के लिए बैंक एज अ पैसे डाले पैसे निकाले, सिर्फ इतना है, लेकिन आप बैंक एम्प्लॉय हैं, आपके लिए बैक एंड पे क्या चल रहा है? मैंने मान लो 10,000 रुपये जमा किया तो वो मेरे अकाउंट में है, वो किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा, बैंक की डिटेल अगर आप दे सकें तो। बैंक का ना सिंपल फंडा है। ओके। पैसा लो, ओके, पैसा दो। ओके। आप और कोई थर्ड पर्सन जिसको आप जानते नहीं हो, आप उसको उधारी दोगे?
नहीं दोगे, नहीं दूंगा। आप बैंक में रखो, ओके बैंक उसको उधारी देगा। ओके, ये आपका गारंटीड कौन है कि आपको पैसे वापस किससे लेने हैं? बैंक से, बैंक ने किससे वापस लेने हैं? उस थर्ड पर्सन से। आपको जिम्मेदारी नहीं कि बैंक आपसे उसको लेके दे, वो देगा तो बैंक आपको देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बैंक में पैसा रखते हो, बैंक एफडीज रखता है, कभी होता है ना कि 2 साल का इंटरेस्ट ज्यादा है, 3 साल का ज्यादा है, तो बैंक उस 2 साल के लिए जब आपका पैसा रखता है, तो बैंक उस 2 साल के लिए पैसा कहीं और लैंड करता है। ओके, आपको 60% दिया, हमने वहां पे 9% कस्टमर अपने बोरोवर को दिया, ठीक है, तो उसका 2% डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट है, Okay. इससे बैंक रन होगा। ओके, तो आपके पैसे को लेके किसी और को देना, उस चीज को, उस प्लान को मैनेज करना इज ऑल अबाउट बैंकिंग। ओके, कि जब आप चाहो आपको पैसा मिल जाए, क्योंकि हमारा जो हमने लोन दिया है हमें उससे पैसा वापस लेना है, तो हमारी वहां होती है हेल्दी फंडिंग। हमें जब फंड करना है, हमने सब क्राइटेरिया देख के फंड करना है, क्या वो पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो आपको पैसा वापस करना ही है। जब वो पैसा अनहेल्दी फंडिंग से वापस नहीं आता है, बिल्कुल, तब बैंक डिफॉल्ट्स होते हैं। ओके, कि बैंक आपका पैसा लेके बैंक ने लैंड कर दिया, ठीक है, बैंक को पैसा वापस मिला नहीं, ठीक है, तो बैंक आपके पैसे को मैनेज नहीं कर पाया, ओके, बैंक चल नहीं पाया। ओके। ये जी, तो ये जो बाय द वे आपने जैसे बताया कि हमारे पैसे को बैंक नहीं झेल पाया, या मतलब उससे मैनेज नहीं हुआ पैसा, वो एक सवाल इसी पे मेरा, ये छोटे होते का क्वेश्चन है, आज का सवाल नहीं है, आज से कोई 5-10 साल पहले पुराना क्वेश्चन है ये। मान लो एक बैंक के पास 1 करोड़ अकाउंट है, ओबियसली होते ही हैं आज के टाइम में, और वहाँ पर मेरे जैसा कोई खुरापाती एम्प्लॉय है, अच्छा, ठीक है। मैंने क्या किया कि हर एक अकाउंट से 10 पैसा एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, वो मैंने एक स्कैम किया, मान लो, है ना। अच्छा, तो क्या आज की डेट में, क्योंकि 10 पैसे से किसी को मैसेज आता भी है तो उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक जगह पर अगर वो इकट्ठा होगा तो 1 करोड़ अकाउंट से यानी कि 10 लाख के आसपास वो हो जाएगा। तो क्या आज की डेट में ऐसा स्कैम करना पॉसिबल है? अभी क्या आंसर दूं इसका? देखो, आप आज से आंसर कर सकते हैं। 10 साल पहले चीज पॉसिबल हो सकती थी, ओके, जब बैंक का एक सिस्टम था, लेजर, ठीक है, मैनुअल Okay. अकाउंटिंग थी, ओके, तो आप कर सकते थे, रजिस्टर्ड पेपर तक था, कर सकते थे। बट आज के दिन में ना, बैंक में एक प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं 4I प्रिंसिपल। ओके, 4I प्रिंसिपल, 4I मतलब 4 आंखें, 4 आंखें, ठीक है, 2 आपकी, ओके, 2 मेरी। ओके, कोई भी चीज बैंक से डेबिट होनी है या बैंक में एंट्री होनी है बुक में, ओके, वो 2 बंदों के बिना नहीं होगी। ठीक है, एक एंट्री करेगा तो एक वेरीफाई करेगा। ठीक है, अगर आपने एंट्री की, मैं वेरीफाई करूंगा तो ही वो एंट्री पास होगी, ओके, मैं एंट्री करूंगा आप उसको वेरीफाई करोगे तो ही पास होगी। ओके, अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, 2 बंदे मिल जो जाए भी तो, करेंगे 2 बंदे करेंगे। ठीक है, बट बैंक आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है आईटी में, ओके, सॉफ्टवेयर पे, ओके, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, सो एंड सो। हम्म, तो वो सॉफ्टवेयर आज बैक एंड पे इतने स्ट्रांग है ना कि 2, 3, 4 दिन में ना जो भी ट्रांजैक्शन हुई है ना, उसका ट्रैक आ जाता है बैंक के पास कि कहाँ से क्या हुआ। इवन 10 पैसे छोड़ के 1 पैसे से लेके हजारों करोड़ तक बैंक पास एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। ओके, तो आज के सिनेरियो में इट कैन नेवर बी पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो मेरे जैसे खुराफाती लोग दूर रहें। ओके, तो अच्छा, बहुत सारे अभी आपने सुना होगा स्कैम हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्कैम के बारे में बात करूंगा क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ है। कभी क्या होता है कि आपने किसी को OTP दिया, आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, आपने OTP दिया, एक सिंगल OTP से सारी बैंक की डिटेल जो है किसी थर्ड पर्सन के पास पहुंच जाती है। आपने जैसे कहा IT पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है और एक मिडिल क्लास बंदा कंगाल हो जाता है एक दिन में। तो ये कैसे होता है? देखो, पहले तो OTP देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जब भी ट्रैवल करते हैं पहाड़ों में, पहाड़ों मतलब रिस्क, ओके, रिस्क में, ओके, बैंकिंग भी एक, पैसा भी एक रिस्क है, ओके, तो उस पे क्या लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, OTP दिया, हाँ, द गेम इज ओवर। ओके, क्योंकि कस्टमर्स आर नॉट सो फाइनेंशियल लिटरेटेड, उनको फाइनेंशियल की इतनी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल, वो OTP शेयर कर देते हैं। OTP कस्टमर को, क्योंकि क्या होता है कि पहले ज़माने होते थे कि कैश निकालो, आओ जाओ,
ये चीजें बंद करने के लिए इमीडिएट हर चीज हो, इकोनॉमी ग्रो करे, जीडीपी ग्रो करे, एक प्लास्टिक मनी आ गई, यूपीआई, फोन पे। यस, क्यों? ओटीपी के थ्रू, ट्रांसपेरेंट नंबर ऑफ, ठीक है, ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड, एक टाइम टिकट आएगी, अगली बार वो यूज नहीं होगी, इट्स एक्सपायर्ड। वो एक टोकन की फॉर्म में, उसमें इनबिल्ट अलग अलग, जैसे आप क्यूआर कोड देखते हो ना, डिफरेंट हर एक क्यूआर कोड एक अलग विजन का होता है। क्यों? उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेम गोज विद ओटीपी। ओटीपी भी एक मतलब 1000 टोकन से एक ओटीपी बनता है, ठीक है। वो ओटीपी बैंक कस्टमर की सेफ्टी के लिए, कि कस्टमर से कभी मिसयूज ना हो जाए, और उसको 24/7 बैंकिंग उसके लिए रहे, ठीक है। कभी बैंक बंद है, पहले जमाने में 4-5 बजे तक बैंक चलते थे तो कस्टमर था, बट आजकल हर एक बंदे को 24/7 बैंकिंग चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इज वर्किंग 24/7, रातों रात शहर खुले हैं, दिन शहर खुले हैं। तो कस्टमर की ईज के लिए ये ओटीपी बनाया कि बैंकिंग इजी हो जाए, बैंकिंग हैंड हो जाए, कि हैंडली हाथ में फोन में यूज कर पाए पूरा बैंक अपना, ठीक है। उसके लिए ईज करने के लिए ये ओटीपी बना। बट बोलते हैं ना कि हर एक चीज का बंदा उल्टा सोच ही लेता है, तो वो चीज थोड़े से गलत हाथों में यूज हो गई, तो उस चीज को वो लोग एक स्कैम बना रहे हैं। बट अगर हमारे लोग, हमारे व्यूअर्स, वही है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसको थोड़ा सा लिटरेट होके सोचेंगे ना, अपना ओटीपी नहीं देंगे, जितना मर्जी कोई डाटा शेयर कर ले, आपके ओटीपी के बिना कोई भी आपके अकाउंट का कुछ भी ले ले, वो आपके अकाउंट से इवन 1 पैसा तक डिडक्ट नहीं कर सकता। आपने कहा कि एक माइनर सी ट्रांजैक्शन भी जो ट्रैक होती है बैंक के थ्रू, है ना, लेकिन मैंने जितने भी केसेस सुने हैं स्कैम वाले, उनमें उनका पैसा कभी रिफ़ंड या वापस मिला ही नहीं होता है मैक्सिमम में। तो क्या ये जो स्कैमर्स जिस भी अकाउंट में ले रहे हैं या जिस भी एक प्लेस पे पैसा वो उसको पहुंचा रहे हैं, क्या वो ट्रैक नहीं हो पाती ट्रांजैक्शन? नहीं, ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाती है। ओके। होता क्या है कि बोलते हैं ना कि एक टाइम स्पैन हो जाता है। ओके। ट्रैकर्स जो भी स्कैमर्स है ना, दे आर वेरी मच एजुकेटेड, ठीक है। बोलते हैं वो अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज है, ओके, ठीक है। उनको इस चीज की ना जितनी हमें नॉलेज नहीं होगी ना, उनको नॉलेज है। यस। दे यूज डिफरेंट अकाउंट्स। ओके, ओके। मतलब आपने पता है ना, आपको सिम्स, एयरटेल की सिम या किसी भी कंपनी की सिम, एबीसी सिम्स यूज होती हैं। किसी की डेथ सर्टिफिकेट, बंदा मर गया फिर भी उसकी पासबुक चल रही है, ये डाटा उनके पास रहता है। किसका अकाउंट चल रहा है, उसके नाम से सिम ले ली, वो अकाउंट में वो सिम यूज कर ली, वो अकाउंट यूज कर लिया, उस पे पैसा मंगवाएंगे, वहां से पैसा रूट कर देंगे विद इन अ सेकेंड्स। हमें 1-2 घंटे बाद पता चले तब तो वो पैसा रूट हो गया होता है। क्या और लोग भी क्या कर रहे हैं कि अगर हो गया ना, बोलते हैं ना कि अगर बच्चे से हो गया तो बाप से डरेगा, बाप से हो गया तो वो फैमिली से थोड़ा घबराएगा, तो उसको सोचने में 6, 5, 7, 8 घंटे लगेंगे और कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, इतनी देर में वो उस डर का यूज कर देते हैं। वो जो 8-10 घंटे जब गैप बन गया ना, उस गैप में वो ट्रांजैक्शन घुमा देते। अच्छा सर, आपने बताया बैंक्स के बारे में, स्कैम्स के बारे में, एक क्वेश्चन है, एज ए आप मैनेजर हैं तो आपको ये चीज़ पता ही होगा। अच्छा, बहुत सारे बैंक सेविंग अकाउंट्स पे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होते हैं, किसी पे 2, किसी पे 2.5, किसी पे 3, किसी पे 5, इवन किसी पे 7 भी है। डिफरेंट क्यों हो रहा है? देखो, ये टेक्निकल थिंग है। ओके। टेक्निकल मतलब कि बैंक ना, फॉर एग्जांपल मैंने बताऊंगा आपको, एक बैंक के पास 100 रुपये है। 100 रुपये कहाँ से आया? आप लोगों का। हम उसमें से 20 रुपये हमें किसके पास छोड़ना है? आरबीआई के पास। ओके। बचा कितना? 80 में से हमें लैंड करना है। ओके। 80 हम उधार पे देंगे, ठीक है। ओके। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास वो 100 रुपया 70 ही है और लैंड मेरा 80 हो रहा है, तो मुझे क्या शॉर्टेज हो रही है फंड्स की, मुझे आपसे पैसा चाहिए, तो मैं हायर इंटरेस्ट भी दे दूंगा आपको। ओके। यार मुझे पैसा दो, मुझे लैंड करना है। अगर मेरे पास लैंडिंग ही नहीं हो रही, ओके, मैं आपका पैसा, आपको इंटरेस्ट कहाँ से वापस करूंगा? ओके। मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, ओके, आगे लैंड करने के लिए कोई भी नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है, ओके, तो मैं आपको हाई इंटरेस्ट क्यों दूंगा? ओके। मैं आपको लो इंटरेस्ट दूंगा, ओके, कि भाई मैं आई हैव टू रन द बैंक ना। बैंक का रन कैसे होता है? आप मेरे पास पैसा अगर रखोगे 7% पे, मैं आगे पैसा दूंगा
9, 10, 11% पे, रिस्क अकॉर्डिंग। ओके। अगर मुझे पता है रिस्क कम है, मैं 9% पे दे दूंगा। ठीक है। थोड़ा रिस्क मुझे ज्यादा लग रहा है, पैसा नहीं आएगा, मैं 10% पे दूंगा। क्यों? प्रोविजनिंग। मैं 10% पे 1 साल में पैसा कमा लूंगा उससे। अगर रिस्क हाई है, मैं 11% पे दे दूंगा, इवन मैं 15% तक भी जाऊंगा। रिस्क अकॉर्डिंग टू रिस्क कैटेगराइजेशन। ओके। कि रिस्क कितना लग रहा है मुझे। तो अगर मेरे पास पैसा है और मैं लैंड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको इंटरेस्ट हाई कैसे दूंगा? मेरा बैंक मैनेज नहीं होगा, मैं आपको कम इंटरेस्ट दूंगा। और मैं लैंडिंग कर चुका हूँ, बट पैसा मेरे पास नहीं है, और मुझे और लैंडिंग कॉर्पोरेट्स या बड़े बड़े प्रपोजल हजारों करोड़ों के आ रहे हैं कि आई हैव टू लैंड देम। ओके। मैं पैसा कहाँ से लूंगा? ओके। आपसे। आपको बोलूंगा भाई आप 7% दूसरे बैंक से ले रहे हो, क्योंकि मैं वहां पे 9% कमाऊंगा। ठीक है। तो बोलूँ भैया 8% पे भी मुझे दे दे पैसा। ओके। मैं आपको 8% दे दूंगा, पैसा दो। ओके। कि आई हैव टू लैंड। ओके। जब तक मैं लैंड नहीं करूंगा, आई कैन नॉट रन द इंस्टीट्यूशन। क्या बात। आई कैन नॉट रन द बैंक। ओके। इसीलिए उस बैंक की हेल्थ देख के कि उस बैंक के पास पैसा पड़ा है लैंड करने के लिए, तो वो लैंड नहीं कर पा रहा, तो वो इंटरेस्ट आपको कम देगा। अच्छा, ये बात आपने कही, प्राइवेट बैंक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4% दे रहे हैं, लेकिन एक बैंक है पोस्ट ऑफिस का, आपने सुना होगा उसके बारे में, वो दे रहा अराउंड 7%। उसके बाद लैंडिंग ज़्यादा है क्या? नहीं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, हाँ, ये एक ब्रेन चाइल्ड है। ओके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। ठीक है। पोस्ट पेमेंट बैंक इसलिए आया था, सबसे पहले इंडिया में 3 चीजें आई। डाकिया डाक लाया, रेलवे, ओके, और कनेक्टिविटी। ओके। तो डाकिया, जब पोस्ट ऑफिस मींस डाकिया, पोस्ट ऑफिस की रीच कहाँ पे है? जहाँ पे रेलवे की रीच। रेलवे की रीच। ओके। रेलवे की रीच फ्रॉम द वेरी नॉर्थ टू द वेरी साउथ। ओके। फ्रॉम द वेरी ईस्ट टू द वेरी, अपने देश को जोड़ रहा है, वो है रेलवे, वो है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस हर एक नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए पोस्ट ऑफिस को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पोस्ट पेमेंट बैंक की। पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके। जो लोग लिटरेट हैं, जहाँ बैंक कोई नहीं है, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, ठीक है, बट वहाँ पे पोस्ट ऑफिस होगा। वहाँ पे पोस्ट ऑफिस हो तो पोस्ट पेमेंट बैंक होगा। ओके। पोस्ट पेमेंट बैंक उन लोगों को लिटरेट करने के लिए ज़्यादा पैसा देगा। कहीं वो प्राइवेट या किसी ABC, आजकल बड़ी फिनकॉप्स आ रही हैं, छोटी बहुत, उनमें ना चल जाए, जैसे कोई पेमेंट बैंक्स आ रहे हैं, तो उनको उस चीज़ से लिटरेट करवाने के लिए पोस्ट पेमेंट बैंक का इनिशिएटिव है। ओके। कि वी आर गिविंग यू हायर इंटरेस्ट, हमारे पास आओ, वी कैन प्रोवाइड यू फाइनेंशियल लिटरेसी। और वो जो मनी है वो भी कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रही है। ऑब्वियसली। यस। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपने सुने होंगे। ठीक है। गवर्नमेंट पैसा लेता है RBI से, बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके। जैसे इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूरोप में, ठीक है, रशिया में, USA में, तो वो पैसा कहाँ से कहाँ से ला रहा है? लोगों का पैसा, लोगों बॉन्ड्स दे रहे हैं, वहाँ पैसा देके वहाँ से इंटरेस्ट लेगा, वो इंटरेस्ट वापस पब्लिक को देगा। तो वो एक सर्कल बना हुआ। ठीक है, ठीक। अच्छा, आपने एक बात नोट करी होगी, आज से 20 साल पहले चले जाएं, 30 साल पहले चले जाएं, बैंक के एम्प्लॉय घर घर में लोगों के पास जाते थे कि अकाउंट खुलवा लो, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जिसके पास अकाउंट नहीं है, वो बंदा माना ही नहीं जाता है कि भाई तू इंडियन सिटीजन है। आज की डेट में बैंक अकाउंट्स इतने ज़्यादा नेसेसरी क्यों हो गए हैं? देखो, आजकल ना कोई भी आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, ठीक है, चाहे वो नरेगा है, ठीक है, चाहे वो आपका LPG की सब्सिडी आनी है, ओके, चाहे आपकी फार्मर सब्सिडी आनी है, ओके, चाहे आपका विधवा पेंशन आनी है, हाँ, कोई भी चीज़ है वो बैंक से लिंक है, ठीक है। क्योंकि बीच में या करप्शन कट करने के लिए, ओके, कि डायरेक्ट ना DBT एक वर्ड है जिसका मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ओके, कि यार बिचौलिए खत्म कर दे हम, ओके, कि यार MP मतलब PMO ऑफिस से MP पास जाएगा, MP पास MLA पास जाएगा, MLA पास सरपंच पास जाएगा, तो वो जो 1 रुपया है ना, वो पहुंचते पहुंचते 10 पैसा रह जाता है। क्यों ना हम डायरेक्ट PMO से बंदे के घर पे पैसा पहुंचाए। घर पे पैसा का पहुंचाने का मतलब उसके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके बैंक में करके, बैंक में, ओके, क्योंकि वहां पे बीच में कोई लाइन नहीं आएगी।
तो वो बेनिफिट्स के लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, दे आर बीइंग लॉन्च्ड बाय द बैंक्स, बैंक के थ्रू ही लॉन्च हो रही है। तो इसीलिए बैंक्स अकाउंट नेसेसरी है, क्योंकि आजकल कुछ भी करना है आपको ना, आप एक देखोगे ना, एक स्ट्रीट वेंडर नॉर्मल रेडी वाला भी ना फोन पे लगे रखा हुआ यूपीआई, यस, ठीक है ना, मतलब इतना ज्यादा बैंक अकाउंट नेसेसरी हो गया yes. कि प्लास्टिक मनी इतनी ज्यादा रोटेट हो रही है कि मोबाइल पे होगी, करेंसी आप नहीं रख पा रहे, करेंसी की एज उतनी है नहीं है, जितनी करेंसी बैंक इशू करता है उतनी वापस कभी आती नहीं है, चाहे वो फट जाते हैं, चाहे वो गुम हो जाते हैं, रोटन हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ वो करेंसी इन द इकोनॉमी को ड्रेन कर रही है, इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमी में आ रहा नहीं है मनी, वो मनी कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रहा है। अगर हमारी ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना, उसको 0.00% भी गया ना, तो भी हजारों करोड़ रुपया सिर्फ हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है मनी। उसके लिए बैंक के अकाउंट होंगे, डीबीटी आएगा, आप डायरेक्ट फोन यूज करो, आपकी नंबर्स गेम हो, नंबर्स नहीं, आपका मतलब एक फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, यू कैन मैनेज द मनी इन योर हैंड्स। ओके ओके ओके। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई हैं मेरे ख्याल से, हमारे व्यूवर्स को मैक्सिमम चीज़ें पता चल गई हैं फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में और बैंक के बारे में। एक चीज़ जो कभी किसी को पता नहीं चली, इसको मैं सीरियसली नहीं बोलूँगा, आप बैंक में एम्प्लॉय हैं, एज अ मैनेजर हैं, आप इसका आंसर मेरे को सही सही और खुल के दे सकते हैं, ठीक है। बैंक का जो लंच ब्रेक होता है सर, वो कस्टमर को परेशान करता है, ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा तो कभी भी नहीं है। ओके। लंच टाइम अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, आजकल सब फाइनेंशियल लिटरेट है, ठीक है, वीडियोस है, रील्स हैं, सब इंस्टाग्राम तो सब चला रहे हैं आजकल। तो आरबीआई ने बोला हुआ है कोई भी बैंक, जो बैंक की टाइमिंग्स डिस्प्ले होती है ना, आप जब भी बैंक में एंट्री करते हो ना, सबसे पहले आप बैंक के बाहर जब गेट पे एंट्री करते हो, हर एक बैंक ABC, कोई भी बैंक, प्राइवेट, नेशनलाइज, ग्रामीण, पहले टाइमिंग लिखी होती है। ओके। 10 to 4, 9 to 3, 11 to 5, उसमें कहीं भी लंच ब्रेक मेंशन नहीं होता, पहले होता था। तो आरबीआई ने लंच ब्रेक का टाइम अगर हटाया है, इसका मतलब बैंक्स शुड प्रोवाइड डिसकंटिन्यूइंग सर्विस टू द कस्टमर्स, इररेस्पेक्टिव कि वो अपना लंच करे, बट बारी बारी करे। अगर 4 हैं, 5 एम्प्लॉइज हैं, 2 अकेले कर ले, 3 काम करे, 3 करे, 2 काम करे, उसको डिसकंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए। तो कोई भी आपको कोई भी इस चीज से वापस नहीं कर सकता कि लंच ब्रेक है, आप बैठ जाइए या आप थोड़ी बाद में आइए। नो बडी कैन आंसर यू द सेम क्वेश्चन। और इस पर कोई रिपोर्ट, कोई एक्शन हो सकता है? ऑब्वियसली आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो नहीं करोगे तो आरबीआई आपको फाइन करेगा, और ये एक ह्यूज पेनल्टी है। इट कैन कॉस्ट अप टू 1 crore टू द बैंक्स। अच्छा, इतनी बड़ी पेनल्टी है। ओके। सो ये मैं व्यूअर्स को भी, आपको भी ये चीज बोलूंगा, अवेयर हो जाए और बैंक की एंट्री करने से पहले बैंक का टाइम देख ले, कितने बजे टाइम है, वो टाइम डिसकंटिन्यूअस टाइम होता है, उसके बीच आप कभी भी जा सकते हैं। अगर 10 to 4 है, 10 to 4 द सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड टू यू इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रेक। ओके। अच्छा, हमारा एक लोकली बैंक है, तो मैं उसके, अगर कल मैं उधर बैंक में जाता हूँ, लास्ट में जब भी गया हूँ ना, अगर मैं 2 बजे पहुँच गया हूँ वहाँ, तो 2:40 से पहले ओपन नहीं होता है, 40 मिनट्स का ब्रेक। अगर कोई भी कस्टमर वहाँ पर आया है, कंज्यूमर कोई भी आया है, तो उसको 40 मिनट वेट करना पड़ेगा अपनी ट्रांजैक्शन लेने के लिए या देने के लिए, ठीक है। अगर मैं कल जाता हूँ और 2 बजे ही जाता हूँ और वो बैंक बंद है, मैं उसका वीडियो शूट करके उसका कंप्लेन कर सकता हूँ? ऑब्वियसली। और हमारा व्यूअर कर सकता है? कोई भी कर सकता है। ओके। आरबीआई पे आप एक वीडियो, एक एनोनिमस कंप्लेंट भी कर दोगे ना, ओके, दैट शुड बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। और बैंक में सीसीटीवी कैमरास है। पहली बात तो आप बैंक में शूट नहीं कर सकते, ओके, अपना फोन नहीं ले जा सकते, ओके। बट अगर आप एक कंप्लेंट डालोगे, बैंक हैज टू प्रोवाइड द सीसीटीवी फुटेज टू आरबीआई, ओके, कि वेदर दे आर फॉलोइंग द आरबीआई गाइडलाइंस और नॉट। इफ दे आर व्यूड कि उन्होंने फॉलो नहीं की, दे विल बी डेल्ट सिवियरली। ओके। और ऐसा कोई कॉन्टैक्ट वगैरह है जिस पे डायरेक्ट कंप्लेन हो जाए? आप आरबीआई का गूगल पे कर लो, ओके, आरबीआई ओम्बड्समैन करके ओके, सर्च करोगे, आरबीआई ओम्बड्समैन की मेल आईडी आ जाएगी, ठीक है, आपको एक कस्टमर केयर का नंबर आ जाएगा। ओके। इफ यू आर लिटरेट आप मेल कर दो, इफ यू आर नॉट कॉल कर, आप कस्टमर केयर से
बात करके कस्टमर आप कंप्लेंट लॉन्च कभी भी कर सकते हैं। 24/7 वो RBI ओम्बड्समैन का नंबर चल रहा होता है। ओके, सो आपको फाइनेंस की नॉलेज मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वीडियो मिस हो गई होगी ना आपसे, मैं नहीं समझता कि आपने कुछ भी अभी तक कंज्यूम किया। अच्छा, तो विश्व भैया का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए अपना कीमती समय निकाला। नहीं भाई, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, क्योंकि नॉलेज बांटने से भी बढ़ती है मुझे। ऑब्वियसली क्योंकि कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है किसी भी फील्ड का। हाँ, वो अगर स्प्रेड करेगा तो कुछ कंटेंट्स वापस आएंगे। इसीलिए हम अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हमारी फैमिली ग्रो होगी, हमारा गांव ग्रो होगा, सोसाइटी ग्रो होगी, शहर ग्रो होगा, देश ग्रो होगा, ग्लोब ग्रो होगा। क्या बात है, तो ऐसे देश बढ़ेगा। क्या बात है। तो दोस्तों, ये रहा आज का एपिसोड, और मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अगर बैंक में लंच है तो आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भैया ने जो जो बताया वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टर हैं तो लोन का कैसे सही इस्तेमाल करना है वो भैया ने बता दिया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो कैसे लॉस से बच सकते हैं वो भी भैया ने बता दिया है। उसका बेनिफिट में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बता दिया है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया है तो यू आर अ कंप्लीट फाइनेंशियल एजुकेटेड पर्सन, मैं आपको कह सकता हूँ। तो वही है, ये वीडियो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, बट बेहतरीन कैसे बनना है वो आप पे डिपेंड हर दिन बेहतर होते रहो और एक दिन बेहतरीन बन जाओ। बिल्कुल, और आप बेहतरीन होइए, हमें दीजिए इजाज़त। और अगर ऐसी कंटेंट आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और लाइक बटन आपके लिए खुला रहता है। सब्सक्राइब बटन भी साइड पे है लाल कलर का, उसको भी हिट कर लीजिए। सब्सक्राइब ये नहीं करते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। सब्सक्राइब करिए, नॉलेज यस फैलाने से नॉलेज बढ़ती है। यस, लाइक करिए, शेयर करिए और स्प्रेड करिए। यस, बस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। ओके जी।